नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई थी। यहां पीएम का काफिला जब गुजर रहा था, उसी दौरान स्टेडियम रोड में एक महिला सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए सीधे पीएम की गाड़ी के पास पहुंच गई। इस वजह से पीएम का कारकेड रुक गया था। सुरक्षा कर्मियों ने महिला को मौके से हटाया और इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर ये महिला पीएम की गाड़ी के पास आखिर कैसे पहुंच गई। बताया जा रहा है कि महिला घरेलू विवाद से परेशान थी और अपना आवेदन पीएम को देना चाहती थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे थे। इसी दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची और खूंटी में कई कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। साफ तौर से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का एक मामला राजधानी रांची में सामने आया। बुधवार की सुबह जब प्रधानमंत्री का काफिला यहां से गुजर रहा था, इसी जगह महिला जो है वो प्रधानमंत्री की गाड़ी के ठीक सामने आ जाती है। मामले में महिला को हिरासत में लिया गया, पूछताछ भी की गई। वहीं इस मामले में दोषी 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गई। एक एएसआई, एक हवलदार और एक आरक्षी को निलंबित कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी और सुरक्षा में एक बड़ी चूक जो है वो सामने आई है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। अगली खबर कोडरमा से, जहां पर आस्था के नाम पर एक बार फिर से डांसर्स के ठुमके लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। डांसर्स के ठुमके लगाने का ये वीडियो डोमचांच थाना क्षेत्र के ढोढा कोला का है, जहां काली पूजा के मौके पर आयोजन था। इसे लेकर आयोजन था, लेकिन पूजा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आड़ में डांसर्स को बुलाया जाता है। जब ये डांसर्स यहाँ ठुमके लगा रही थी, देखिए ये आयोजन सांस्कृतिक था, पारंपरिक था और इस आयोजन में कैसे फूहड़ डांस करवाए गए डांसर्स को बुलाकर, और लोग जो यहाँ पर मौजूद नजर आपको आ रहे होंगे। आस्था के नाम पर जो ये डांसर्स ठुमके लगा रही थी, उन्हीं पर झूमते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि आस्था के नाम पर आखिर फूहड़ता क्यों? क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर ये सवाल पूछे जाने स्वाभाविक है। आयोजन आस्था से जुड़ा हुआ, लेकिन आस्था के नाम पर फूहड़ता क्यों? काली पूजा की आड़ में डांसर्स के ठुमके क्यों लगवाए गए? लोगों की भावनाओं से ये बार बार खिलवाड़ आखिर क्यों किया जा रहा है? अगली खबर रांची से, जहां सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य की वजह से अब रोड ओवरब्रिज से यातायात व्यवस्था जो है वो 16 तारीख से लेकर 18 नवंबर तक बदल जाएगी। यानी कि अगर इन रास्तों पर आप आवाजाही करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 16 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक रात 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक ये व्यवस्था बदली हुई आपको दिखेगी और इसके तहत रात में ओवरब्रिज जाने और आने वाले गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यानी कि आप यहां से आवाजाही नहीं कर पाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं राज्य संवाददाता ओम प्रकाश। पथ निर्माण विभाग के द्वारा किए गए अनुरोध पर रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ट्रैफिक में बदलाव किए गए हैं। सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर ये बदलाव किए गए हैं, जो कि आज रात 11 बजे से शुरू होगी, जो कि 18 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। बता दें कि इस दरमियान आज रात्रि से 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये व्यवस्था यथावत रहेगी। यानी कि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आप इस रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहीं ये व्यवस्था 18 नवंबर तक जारी रहेगी। अगर इस दरमियान रात्रि के वक्त आपको मेन रोड से डोरंडा की ओर आना है तो फ्लाईओवर जो मेन रोड ओवरब्रिज है उसका इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि ट्रैफिक नियम के द्वारा आप आज रात्रि 11 बजे से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये व्यवस्था रात्रि में ही प्रभावी रहेगी, सुबह 5 बजे तक। तो
अगर आप मेन रोड से डोरंडा की ओर आना चाहते हैं तो कड्रू ओवरब्रिज का इस्तेमाल करते हुए आपको डोरंडा जाना, अरगोड़ा चौक होते हुए डोरंडा जाना होगा। तो वहीं डोरंडा की तरफ से जो वाहन जाते हैं उन्हें कड्रू ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए ही मेन रोड की ओर जाना होगा। मेन रोड जो फ्लाईओवर है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। बिरनी प्रखंड के भरकट्टा पुलिस चौकी को एसपी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आउटपोस्ट अब बना दिया। इस ओपी क्षेत्र में 14 पंचायत पड़ेंगे। ओपी बनने के बाद जहां एक और जो अधिकारियों को काम करने में आसानी होगी, वहीं दूसरी तरफ लोगों में भी इसे लेकर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इस आउटपोस्ट का पहला प्रभारी सुमंत प्रसाद को बनाया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए गिरिडीह जिले के बिरडी थाना क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया है। भरकट्टा जो पुलिस चौकी है उसे ओपी बना दिया गया है प्रमोट करके। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये जो पुलिस चौकी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो भरकट्टा में है। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे जो जब से इसे ओपी बनाया गया है, ओपी प्रमोट किया गया है, तब से यहाँ पे लगातार अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। चूँकि ये नया नया भी बना है, ऐसे में सारे कुछ यहाँ पे फिर से रिसफल करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इससे पहले जो बिरनी थाना पड़ता था उसमें 28 पंचायत थे। 28 पंचायत होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती थी। यहाँ तक कि पुलिस पदाधिकारियों को भी किसी मामले को सुलझाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और ग्रामीणों की जो लंबी मांग थी उस लंबी मांग को पूरा करते हुए यहाँ जो पुलिस चौकी है उसे ओपी में तब्दील कर दिया गया है। हो रहा है इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज होते हुए देखते हुए। पहला बात तो हम एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि मेरे ऊपर इतना विश्वास करके हमको नया जो है नवसृजित भरकट्टा ओपी को प्रभारी बनाया गया है। साथ ही थोड़ा डर भी महसूस हो रहा है कि हम लोगों को जो इच्छा पूरा अच्छे से कर पाएंगे नहीं पाएंगे, लेकिन मैं अपने तरफ से जो है वो पूरा कोशिश करूँगा कि लोगों को जो है जितना भी समस्या है समाधान कर सकूँ और पूरा अपना क्षेत्र में जो है जितना लॉ एंड ऑर्डर है समझ उसको सारा अच्छा से कर निभा सको। ओपी के जो प्रभारी बनाए गए सुमंत प्रसाद, उनका कहना है कि किसी भी मामले को यहाँ पे जो पुलिस के किसी मामले को सॉल्व करने की प्रक्रिया है, पुलिस और पब्लिक के कोलैबोरेशन से ही किसी मामले को सुलझाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि ग्रामीणों में काफ़ी उल्लास देखा जा रहा है जब से भरकट्टा पुलिस चौकी को ओपी प्रमोट करके बनाया गया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। तो रामगढ़ में मांडू प्रखंड के 36 पंचायतों में आवंटित 4,361 जो ग्रामीण हैं वो पीएम आवास योजना से 4,323 आवास बनकर पूरी तरह से तैयार हैं और इन आवास में लाभार्थी रहने मिलेंगे, जिससे इनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। सभी पीएम आवास गरीब और कमजोर तबके के लोगों को दिए गए हैं। इसमें रहने वाले लोग अब बारिश में टपकती हुई जो छत होती है, गर्मी में तपने वाली छत से बचेंगे और अब इनके पास अपना आशियाना है। इन्हें उन परेशानियों से मुक्ति मिल चुकी है और लोगों ने पीएम मोदी को आवास मुहैया कराने के लिए धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि मांडू प्रखंड में पीएम आवास बनने की जो दर है वो 99% से ज्यादा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। प्रधानमंत्री आवास गरीबों का सहारा बना है, इसका जीता जागता सबूत ये मांडू प्रखंड के मांडू चट्टी पंचायत के गोविंदपुर में देखने को मिल रहा है। आपको इससे पहले बताना चाहेंगे, आंकड़ों की बात करें तो मांडू प्रखंड के 36 पंचायतों में लगभग 4,361 प्रधानमंत्री आवास आए थे, जिनमें से 4,323 प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ कुछ लाभुक हैं, उनसे हम सीधे बात कराएंगे। इस समय मैं गोविंदपुर गांव में मौजूद हूं और ये अनुसूचित जाति का ये पूरा टोला है। ये सभी प्रधानमंत्री आवास बना है। पूर्व में खपरेला मकान था और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास बनने से आम जनों को काफ़ी सुविधा हो रहा है। गरीब और कमजोर तबके के लोगों को फायदा इसका मिला है। हाँ, सीधे डायरेक्ट लाभ मिला है। हाँ,
और कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। मट्टी वाला में रहते थे, क्या क्या दिक्कत होती थी? यही बरसात में पानी चूता था, बहुत परेशानी होता था हम लोग का। और गर्मी में गर्मी लगता था। हाँ। और ठंडा में ठंडा। हाँ। ये पक्का मकान बनने से आपको फायदा हुआ है? हाँ, फायदा हुआ है। हम लोग का अब लकड़ी जुड़े नहीं डालना पड़ता, कोरावा घर नहीं छाड़ना पड़ता था। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अच्छा काम किए हैं? हाँ, अच्छा काम किए हैं। आप पहले जब कच्चा मकान में रहते थे, हाँ। पक्का मकान, क्या इसमें फर्क क्या है? बहुत फायदा। क्या फर्क है? पहले पानी मारता था चूता घर में, तो जब बन जाइए चोरिया कालिए काठी झूरी करके पिनौरी के बनाइए। अच्छा। तो पिनौरी मिल गया तभी बढ़िया से रहते हैं। गर्मी में भी दिक्कत होती? हाँ, बहुत दिक्कत होती है गर्मी में। बारिश में पूरा घर चूता हाँ, बहुत चूता होता है। इस तरह के कच्चे मकानों में पहले ये लोग रहते थे। अब प्रधानमंत्री आवास बन गया है तो इसका लाभ इन्हें मिल रहा है। पूरे मांडू प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास निर्माण बनाने का जो प्रतिशत है, लगभग 99% आवास जो है यहाँ बनकर तैयार हैं। कुल 37 आवास अभी प्रखंड में पेंडिंग है। तो इनमें कुछ ऐसे आवास हैं जो पेंडिंग में जी लाभुक की मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु हो गई तो उसके परिवार के कुछ सदस्य हैं, उनको हम लोगों ने टैग करने के लिए जिला को भेजा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आवास बड़ा बना लिया है और कुछ लगभग 8-10 के आसपास है, वो यहाँ से प्रवास कर गए हैं दूसरे जगह, मैंने प्रवासी मजदूर के रूप में काम करते हैं, जिसके कारण उनका आवास अभी अधूरा बना हुआ है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट करने का। और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री आवास का लाभ कमज़ोर और गरीब तबके के लोगों को मिल रहा है। ऐसे में एक काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो झारखंड की खबरों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा इसी महीने मिल जाएगा। राज्यकर्मी का दर्जा इन सभी को इसी महीने मिलेगा। 22 नवंबर को कैबिनेट में मोहर लगने की संभावना जाहिर की जा रही है। नई शिक्षक नियमावली का फाइनल ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है और कैबिनेट की मोहर के बाद ये अपने आप मूल स्वरूप में, यानी कि सभी को ये राज्यकर्मी का दर्जा हासिल हो जाएगा। राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को इसका फायदा। कैबिनेट की मोहर के बाद सक्षमता परीक्षा, जिन लोगों ने बीपीएससी की परीक्षा पास नहीं की है और वो नियोजित शिक्षक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके लिए एक विभागीय सक्षमता परीक्षा ली जाने वाली और 10 दिसंबर के बाद इस सक्षमता परीक्षा की तैयारी की गई है। पास होने के बाद इन सभी को भी राज्यकर्मी का लाभ हासिल होगा। सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रजनीश, ये बड़ी खबर, क्योंकि वो तमाम शिक्षक जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा पास नहीं की थी, वो सब सक्षमता परीक्षा के लिए तारीख का इंतजार कर रहे थे, तो माना जाए कि अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। विवाह, देखिए, सीएम नीतीश कुमार की घोषणा के बाद में शिक्षकों की उम्मीदें बढ़ गई थी और अब इंतजार भी खत्म होने वाला है, क्योंकि छठ खत्म होते ही राज्य सरकार की तैयारी है कि जो नई शिक्षक नियमावली है 2023, उस पर हम 22 नवंबर को मोहर लगा दें। तो 22 नवंबर को बिहार में कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में पूरी अब संभावना बन गई है, जो सूत्र बता रहे हैं शिक्षा विभाग से, कि 22 नवंबर को कैबिनेट में नई शिक्षक नियमावली पर मोहर लग जाएगी और उसके बाद जो राज्य के 4 लाख नियोजित टीचर हैं, इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही वैसे शिक्षक सीधे दर्जा पा सकेंगे जो बीपीएससी पास कर गए हैं और बीपीएससी कैडर से ज्वाइन नहीं करेंगे और नियोजित के रूप में ही फिलहाल अपने स्कूल में रहेंगे, उन्हें तो सीधा दर्जा मिल जाएगा। लेकिन जो बाकी 4 लाख नियोजित टीचर हैं, उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी होगी। यानी बिहार बोर्ड को यह जिम्मा मिला है और 10 दिसंबर के बाद कहा जा रहा है कभी भी परीक्षा की घोषणा हो सकती है और 31 दिसंबर से पहले, यानी दिसंबर अंतिम में जो है रिजल्ट की भी तैयारी की गई है कि रिजल्ट भी हम इसी साल अंत तक दे दें और राज्यकर्मी का दर्जा दे दें, जिसके बाद वरीयता और स्थानांतरण, जो ऐच्छिक स्थानांतरण के साथ साथ जो वरीयता का लाभ है, ये इन शिक्षकों को मिलेगा और ये लोग पूर्ण रूप से राज्य के कर्मी हो जाएंगे, सरकारी कर्मी कहलाएंगे। दूसरी तरफ बता दें आपको कि जो नियोजित टीचर बीपीएससी पास कर गए हैं, उनमें अभी जो खबर आ रही है तकरीबन 30 से 35% वैसे टीचर जिन्हें लग गया कि बीपीएससी से हम वरीयता का लाभ नहीं उठा पाएंगे और जो पोस्टिंग हुई है काफी दूर कर दी गई है, ऐसे में वैसे टीचर जो है अब नियोजित के रूप में ही काम करना चाह रहे हैं, ये भी खबर आ रही है। तो उन शिक्षकों को सरकार ने फैसला लिया है कि हम सीधे राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, यानी नोटिफिकेशन जारी होते ही उन्हें वो स्केल मिलने लगेगा, वो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। तो राज्य के जो 4 लाख नियोजित टीचर हैं, इन्हें मामूली परीक्षा, जो नीतीश कुमार ने कहा है
कि मामूली परीक्षा लेंगे, तो ये भी खबर आ रही है कि जो क्वेश्चन का लेवल होगा काफी आसान होगा और जो भी नियोजित टीचर पढ़ा रहे हैं अपने पैटर्न के मुताबिक परीक्षा देंगे और निश्चित रूप से पास करने की सरकार की भी तैयारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। छठ महापर्व को लेकर जहां प्रशासनिक तौर पर तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं महापर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। साथ ही बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। रांची में छठ महापर्व को लेकर बांस के सूप, दौरा सहित पूजा के सभी सामग्री जो है वो बाजारों में इस वक्त सज चुके हैं। छठ पर्व में शुद्धता का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। वहीं दुकानदार भी इसे लेकर काफी सजग नजर आते हैं। हालांकि परिवहन शुल्क बढ़ जाने की वजह से इस बार सामान की कीमत ज्यादा दिख रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ जहां महापर्व को लेकर उत्साह है, तो दूसरी तरफ प्रशासन की भी तैयारियां मुकम्मल है। तो वहीं बाजारों में भी अब रौनक देखने लायक हो चुकी है। जो सूप, दौरे सहित तमाम जो चीज़ें हैं उनकी खरीदारी भी लोग करने के लिए अब बाज़ारों तक आ रहे हैं। साफ तौर से अगर बात करें तो सूप और दौरे की अहमियत जो है वो छठ में काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी सूप से अर्घ दिया जाता है। दौरे में ही तमाम जो अर्घ के सामान हैं वो छठ घाट तक जाते हैं। तो ऐसे में जो दौरे हैं और सूप हैं उसकी खरीदारी ज़ोरों से होती है। क्या है इस बार जो दौरे की अगर बात करें तो दौरे की कीमत क्या है? और जैसे पिछले साल की तुलना इस बार तो बहुत महंगे हैं और प्लस ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी हम लोग का बढ़ गया है। इस बार थोड़ा महंगा तो है। बड़ा वाला दौरा 500 रुपये पीस प्रति पीस बिक रहा है। छोटा वाला 400 रुपये का है। सूप 200 रुपये प्रति जोड़ा है। 100 रुपये प्रति पीस है। नारियल 60 रुपये प्रति जोड़ा है। और पिछले साल की तुलना में तो काफ़ी महंगा है। अभी और भी सामान आना बाकी है जो कल शाम तक हमारे पास उतर जाएंगे। तो लेकिन अगर बात करें तो ये जो बांस के सूप होते हैं और इसका महत्व काफ़ी होता है। छठ पर्व में ना इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हर किसी के घर में ये त्यौहार मनाया जाता है और ये बहुत नियम और पूर्वक से मनाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग भी यहाँ दुकान लगाते हैं ना तो सारा माल को साफ़ सुथरा धो धा के ही दुकान में लगा के सेल करते हैं। तो इस वक्त हम दिखा रहे थे कि इस महापर्व में जो शुद्धता है, जो पवित्रता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से काफ़ी पवित्र होकर अगर दुकानदार की भी बात करें तो वो नहा धोआ कर ही यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद ही वो अपनी दुकानों से बिक्री करते हैं। हालांकि इस बार जो सूप और दौरे की कीमत है वो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इससे श्रद्धालुओं को कहें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि छठ महापर्व है उसका उत्साह है और लोग पूरे उत्साह के साथ इस महापर्व में शामिल होते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो छठ महापर्व की तैयारी में क्या आम और क्या खास, सभी लोग इस वक्त जुटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हजारीबाग में एक ऐसा गांव है जहां रहने वाले 75 घर के सदस्य सदियों से बांस की वस्तुएं बनाते आ रहे हैं। भिलवाटाड़ गांव में बांस के सूप, टोकरी और डलिया बनाए जाते हैं, लेकिन छठ पर्व के पास आते ही यहां के लोग सूप बनाना शुरू कर देते हैं। काफी मेहनत और बारीक काम के बाद जब सूप तैयार होता है तो उसकी बिक्री केवल हजारीबाग ही नहीं बल्कि रामगढ़, कोडरमा और चतरा के बाजारों तक होती है। देखिए, हम लोग लाते हैं खरीद के तो इसका फाड़ चीर के अपना सज के बनाने पड़ता है और सुखा के इसका हम लोग ये बनाते हैं सूप दौरी। तो शुरुआत कैसे होती है? शुरू ये होता है सर कि बांस लाते हैं जंगल से, खरीद के लाते हैं तो सुखा के ला के बना के हम लोग घर में बैठ के बनाते हैं। फिर उसको चीरा लगाते हैं? जी। चीरा लगा के उसको क्या बनाते हैं? बेत? हाँ, बेत बनाते हैं। उसका फिर धूप में लगाते हैं। धूप में जब सूख गया उसके बाद सूप हम लोग बनाते हैं। तो छठ महापर्व को लेकर छठ घाटों की साफ सफाई का काम अब अपने अंतिम चरण में है। रांची में तालाब और जलाशयों की साफ सफाई भी देखिए निगम कर्मी जो है वो निगम कर्मियों की तरफ से लगातार की जा रही है। तालाबों से कचरे को निकाला जा रहा है ताकि जो छठ व्रत है वो छठ व्रती जब यहाँ पर पूजा करने के लिए पहुंचे तो उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। राजधानी रांची में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। खासतौर से अगर बात करें तो छठ घाटों की जो साफ सफाई है वो अब अंतिम चरणों में है, लेकिन अभी भी कई तालाब ऐसे हैं जो काफ़ी गंदे हैं।
हालांकि उनकी सफाई जो है वो लगातार की जा रही है। इस वक्त हम हेहल स्थित एक तालाब के पास मौजूद हैं, जहां हर वर्ष जो है वो छठ महापर्व का आयोजन किया जाता है। यहाँ भी साफ सफाई तेजी से चल रहा है। एमटी क्लब के माध्यम से हमेशा हम लोग यहाँ पे जितना भी संभव हो सकता है छठ व्रतियों के लिए जो भी सेवा बन पड़ती है अपनी तरफ से सहायता शिविर के आयोजन करते हैं। उसके साथ हमें आम की लकड़ियाँ जो सामग्रियाँ होती है जो पूजा में काम आती है वो कराते हैं। हम ये सेवा तब से करते आ रहे हैं जब यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी। उस समय से हम लोग यहाँ पे अपने माध्यम से सहायता शिविर लगा के कर रहे हैं। अब तो जाके फिलहाल 2000 कहें तो आप 14 के बाद से यहाँ पे लाइट का व्यवस्था हुआ, ताकि अब कुछ होता है स्ट्रीट लाइट से भी। और इसको मेंटेन करने में हमारे नगर निगम के द्वारा ऑथराइज आपके जो राजकिशोर जी हैं सुपरवाइज़र, ये भी करीब हमको लगता है 20-25 दिन से यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर बात करें तो सिर्फ यही तालाब नहीं, कई तालाब जो हैं वो गंदे तो हैं। हम लोग दुर्गा पूजा के बाद से सभी तालाब में और अपना अपना वार्ड में जितने 6 तालाब हैं, घाट हैं, उसमें लगातार हम लोग सफाई अभियान के चलाया जा रहा है तालाब का। जैसे छठ व्रती, दिवाली, काली पूजा का मूर्ति विसर्जन हो रहा है, वो रोज़ दिन से हम लोग मूर्ति भी निकालते जा रहे हैं डेली, और रोज़ काली पूजा का मूर्ति विसर्जन हो रहा है। मेरा सफाई मित्र वार्ड का और सभी रांची नगर निगम का मिल का एक टीम बना हुआ है। हर टीम में हर तालाब में विसर्जन का मूर्ति का सफाई किया जा रहा है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका छिड़काव भी शुरू कर दिया गया है। तो वहीं तालाब जो भी इनके एरिया में तालाब हैं उन तालाबों की भी साफ़ सफाई की जा रही है, ताकि लोगों को जो छठ व्रती यहाँ पर आएंगे घाट पर उन्हें साफ़ सफाई और मुकम्मल व्यवस्था मिल सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।